आप देख रहे हैं न्यूज़ से रेडियो और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। एक तरफ कॉन्ट्रैक्चुअल्स सड़कों पे हैं अपने हक के लिए और दूसरी तरफ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल्स ऐसे भी हैं जो पिछले 3 साल से 70,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं। आप भी हैरान होंगे ये कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं जो 70,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, वो भी पिछले 3 साल से। तो हम बात कर रहे हैं एनएचएम में जो कॉन्ट्रैक्चुअल तनख्वाह ले रहे थे 12,000 रुपये पर महीना, उनमें से कुछ लोग जो हैं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में आने के बाद 70,000 रुपया ले रहे हैं पिछले 3 सालों से। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, क्या है ये सारा झोल? किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल जो बाकी लोग 12,000 रुपये ले रहे हैं और ये लोग जो हैं 70,000, वो भी पिछले 3 सालों से, ये किसको चूना लगाया जा रहा है? देखिए, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों। अरफाज साहब, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को बताऊंगा कि अनड्यू फेवर क्या होता है, फेवरेटिज़म क्या होता है, नेपोटिज़म क्या होता है, और एक कैसा मखोटा हम लोग पहनते हैं, हम कैसी अपनी एक छवि बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ताना बाना हो, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती आपकी। आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का जिक्र जो है मार्च एंडिंग 2018 तक की जो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट में टेबल हुई है, उसमें जो धांधलियां उन्होंने हाईलाइट की हैं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की, वो जम्मू कश्मीर और देश की जनता से नहीं छुपी हुई है। बड़ी मज़ेदार बात है जो आपने इशू, आज मुद्दा आपने जो रेज़ किया है कि एक तरफ से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में और हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स जिसे कहते हैं, SRO 202 के तहत सिर्फ बेसिक सैलरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। और इंक्रीमेंट उनको बाद में लगेगी। प्रोबेशन उनकी एक्सटेंडेड प्रोबेशन है। लोग यहाँ 2015 से जिसे कहते हैं, कितनी स्ट्रगल जो है हमारे युवाओं ने लड़ी, सड़कों पे आए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी से कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हल्की सी रिलैक्सेशन दी सरकार ने, कोई इतना ज़्यादा राहत नहीं पहुंचाई। लेकिन आपको मज़ेदार मैं बात बताऊंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में कुछ ऐसे कंट्रैक्चुअल्स हैं जिन्होंने 3 साल तक 70,000 रुपया माहाना जो है वो अपनी वेजेस ली है। कहानी इस तरह से है कि हमारे अपराइट और ऑनेस्ट और इंडिस्पेंसेबल डॉक्टर यशपाल शर्मा जी, वो NHM के डायरेक्टर थे जी। और सरकार ने जिसे कहते हैं 2015 में उनको डायरेक्टर NHM से उनको ट्रांसफ़र किया और उनको ले गए मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में एज मैनेजिंग डायरेक्टर। वहाँ पे NHM में जो इनके साथ कंट्रैक्चुअल स्टाफ था, जो मेरी सूचना है से कहते हैं, उन मुलाजमों के नाम जो कंट्रैक्चुअल स्टाफ है, जो मेरे पास एक लिस्ट है, कोई निखिल हैं, एक राजकुमार हैं, कोई दिवाकर जी हैं, कोई पवन विक्रम हैं, कोई अंकुश कुमार हैं। ये लोग जो हैं, सुनने में आया इनमें से कोई 4 लोग जो हैं, या यही लोग, इनको डॉक्टर साहब जिस तरह वो दाज में लाते हैं ना, डॉवरी में, दहेज, एज ए दहेज इनको NHM से वो अपने साथ मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में लाए। और सरकार चाहती थी
एक आईटी सेल का यहाँ पे गठन करना था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में। ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये कंट्रैक्चुअल स्टाफ था एनएचएम में, जिनकी सैलरी 8,000 से लेकर 12 या 13,000 रुपया ये वहाँ पे एनएचएम में ले रहे थे जी। अब क्योंकि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश करना था एट पार विद अदर कॉरपोरेशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो इनको एक वेबसाइट जो थी वो तैयार करनी थी। तो इनके डिस्पोजल पे जो सुनने में आया है सूत्रों से कि कोई 2 करोड़ रुपया दिया गया था शायद वेबसाइट बनाने के लिए, और साथ में ये आईटी सेल क्रिएट करने के लिए, ताकि जो सी डेक वो जो एक वेबसाइट वो ई आशुदी कहते हैं, ताकि ये पूरे कंट्री में रिस्पॉन्ड कर सकें या पूरे कंट्री में क्या मामला चल रहा है उसके लिए। डैंग साहब, बड़ी मज़ेदार बात है क्योंकि ये इनके अपने लोग थे, नज़दीकी बच्चे थे डॉक्टर यशपाल जी के। ये मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहता हूँ कि 10-12 हज़ार रुपये से सीधा, जिसे कहते हैं, प्रपोजल मूव किया हमारे डॉक्टर यशपाल जी ने कि ये तनख्वाह बहुत कम है, और सीधा इनकी सैलरी जो है वो 10-12 हज़ार रुपये से 70,000 रुपया महीना की गई। और जब तक डॉक्टर यशपाल जी अपने पहले टेन्योर में एज मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन रहे 2017 तक, ये लोग 2.5-3 साल 70,000 रुपया महीना वहाँ से तनख्वाह लेते रहे और सरकार के खजाने को चूना लगाते रहे, जिसे कहते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को मालूम है, पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार को मालूम है कि कंट्रैक्चुअल रूल्स कब आए, और कंट्रैक्चुअल रूल्स में आप बिना एडवर्टीजमेंट के, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, आप बिना एडवर्टीजमेंट के किसी को एंगेज नहीं कर सकते। अगर आपको आईटी सेल बनाना था तो आपने क्या कोई पब्लिक नोटिस निकाला एक्सेलशियर में? क्या आपने स्टेट टाइम्स में निकाला? आप आईटी सेल बनाने जा रहे थे, क्या आपने किसी नेशनल न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, क्या आपने कोई एडवर्टीजमेंट निकाली? क्या आपने कोई सिलेक्शन कमेटी का गठन किया? क्या आपने सरकार को लिखा कि हमें सिलेक्शन करनी है, हमें आईटी सेल बनाना है, और हमें, जिसे कहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बनाना चाहिए, एक सिलेक्शन कमेटी बनानी चाहिए कि इसके लिए एमसीए होनी चाहिए क्वालिफिकेशन या एमबीए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल। लेकिन वो करना नहीं था। क्यों? क्योंकि अपने लोगों को एकोमोडेट करना था। क्यों? क्योंकि इनको दाज में लाया था। किस में लाया था? दहेज में। ये दहेज में आए थे एनएचएम से, उनके साथ से कहते हैं, और 2.5-3 साल सरकारी खजाने को चूना लगाया। और मज़ेदार बात देखिए, जब एफआईआर 22/2017 विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में रजिस्टर हुआ विद रिगार्ड टू द परचेज ऑफ द स्पूरियस ड्रग्स, ये एफआईआर उस वक्त के प्रिंसिपल जीएमसी और डॉक्टर यशपाल शर्मा और ऑफिसर्स के खिलाफ लगा। अब डॉक्टर साहब हमें एनलाइटन कर रहे हैं कि नवंबर 2019 में ये एफआईआर ख़त्म हो गया। बड़ी अच्छी बात, मैं तो सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल डोमेन पे भी इनके लोग जो हैं, जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो डाल रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ज़रा बताइए कि क्या कोई क्लोजर रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्सेप्ट करवा ली है एंटी करप्शन कोर्ट जम्मू से? अभी तो विजिलेंस ने, एसीबी ने आपको क्लीन चिट दी है, अभी कोर्ट की मोहर जो है इस क्लोजर के ऊपर नहीं है। ये एक पहलू है इस बात का।
लेकिन मज़ेदार बात यह है डैंग साहब, डॉक्टर यशपाल शर्मा जी को जब रिमूव किया गया इस एफआईआर की बुनियाद के ऊपर, तो उसके बाद सुनने में आया है श्री इंद्रजीत, एक कोई केएस ऑफिसर हैं, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर लाया गया। उन्होंने आते ही सुनने में आया कि सरकार, जब उनको ये पता चला कि कंट्रैक्चुअल स्टाफ जो है वो 70,000 रुपये महीना ले रहा है यहाँ पे, और जब उनको ये पता चला कि जम्मू कश्मीर सरकार के जो रेट्स हैं, क्योंकि जो मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, इट इज़ ए बेबी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, ठीक है, तो अल्टीमेटली उन्होंने सरकार से बात की और इनकी तनख्वाह जो है वो एट पार विद जो बाकी कंट्रैक्चुअल अपॉइंटीज़ हैं वो दोबारा रिड्यूस की गई। और यही सिस्टम फिर आगे तक चला, क्योंकि इंद्रजीत जी के बाद डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता हैं कोई केएस ऑफिसर, वो आए, तो डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता ने भी वही रेट ऑफ सैलरी जो है, जिसे कहते हैं, जारी रखा। और सुनने में ये भी आ रहा है सूत्रों से कि इन 6 में से कोई 3 लोग ऐसे थे, से कहते हैं, उनके बारे में कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने यह भी लिखा कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप मज़ेदार बात देखिए, अभी डॉक्टर साहब दोबारा, जिसे कहते हैं, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर डुल्लू साहब ने दोबारा इस ओहदे पे फाइज किया है जी। और सुनने में आया कि कुछ और सैलरी और इंसेंटिव्स जो हैं, आते ही डॉक्टर साहब ने वो प्रोसेस की, उसकी प्रक्रिया जो है वो दोबारा शुरू कर दी है। तो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, जिसे कहते हैं, ये जो उनका मच फेवरेट आईटी सेल है जी, ठीक है। और मज़ेदार बात देखिए, जब हमारे डॉक्टर साहब अभी आए हैं तो सुनने में आया कि एक एसएमजीएस हॉस्पिटल में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं मिस्टर अभय कुमार जी। सुनने में आया कि अब उनको भी अपने साथ दहेज में लाए हैं, से कहते हैं। और वो मेडिकल हॉस्पिटल में एसएमजीएस में वो सुनने में आया डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनकी भी सैलरी बहुत कम थी वहाँ पे, और कोशिश कर रहे हैं या कोशिश की गई है, जिसे कहते हैं, आप मुझे खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब इस वीडियो के बाद अब जब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग डिनाई करें कि हमने 70,000 रुपया सैलरी जो है या हायर रेट पे जो सैलरी है वो नहीं ली है। तो कहने की ये बात है कि ये जो अभय कुमार जी हैं, ये इस वक्त हमारे डॉक्टर साहब के पता नहीं स्पेशल पीए हैं या क्या है, या इसी आईटी सेल को वो हेड कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहते हैं डैंग साहब, जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों की ओर से जो गुहार लगा रहे हैं कि पोस्ट को एडवर्टाइज कीजिए, वैकेंसीज को पब्लिक डोमेन में फेंकिए, तो क्या ये जो आईटी सेल के ये जो 6 लोग हैं या जो 7 लोग हैं, एक पब्लिक नोटिस क्यों नहीं निकल रहा इसके लिए? क्या ये मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन कह सकती है कि हम आउटसोर्सिंग से लोग लेंगे? क्या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टैक्स पेयर्स का मनी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 लगेगी, यहाँ पे राइट ऑफ इक्वालिटी लगेगा और इक्वालिटी इन दी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आईटी सेल है, इसके लिए आपने पब्लिक एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं निकाली? क्यों सरकार के खजाने को आप 2.5 साल 3 साल चूना लगाते रहे हैं? जिस शख्स की तनख्वाह 15,000 या 10,000 होनी चाहिए थी, वो शख्स पिछले 5 सालों, जिसे कहते हैं 3 सालों से, और पूरे 3 साल जब तक के डॉक्टर साहब का पहला टेन्योर था, ये लोग 70,000 रुपया, 60,000 रुपया, 80,000 रुपया लेते रहे हैं। इस चूने की भरपाई कौन करेगा डैंग साहब? जब हमारे बहन और भाई जो क्वालिफाइड हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप प्लीज़ जो एडवर्टीजमेंट है क्लास 4 की, उसमें अपर
क्वालिफिकेशन वालों को भी अप्लाई करने दीजिए, ताकि हम लोग भी क्लास 4 के लिए अप्लाई कर सकें। एक तरफ MCA, MBA, MA, MSc क्लास 4 लगने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो NHM के मुलाजिम थे, जो कि कंट्रैक्चुअल थे, ठीक है, आप देखिए किस तरह से एक रूट बनाया गया उनको एकोमोडेट करने का IT सेल मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में। और डैंग साहब, मैं आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रधानमंत्री के ऑफिस में, और जम्मू कश्मीर से हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब BVR सुब्रमण्यम साहब, और फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अटल डुल्लू, मैं आप सबसे इस्तदा करता हूं, ये लूट खसूट मेडिकल कॉरपोरेशन की बंद कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जो जहां पे डिजर्व करता है उसको वहां पे बिठाइए। हमारे पास कैपेबल कॉम्पिटेंट IAS ऑफिसर और KS ऑफिसर की कमी नहीं है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डॉक्टर यशपाल को रिपैट्रिएट कीजिए इस कॉरपोरेशन से, उनकी सर्विसेज यूटिलाइज करें जिस सर्विस के वो मेंबर हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस वक्त कोरोना की महामारी है, अगर वो एक्सपर्ट हैं, अगर वो अच्छे डॉक्टर हैं, अगर वो ईमानदार हैं, तो वो कोरोना विक्टिम्स की सेवा करें। आज जम्मू में हाहाकार मची है, लेकिन सरकार अगर तो सुन रही है तो मेरी इन बातों की तरफ तवज्जो दीजिए, और अगर मेरी सूचना गलत है, मैं किसी भी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। शकील सर, काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो आपसे और हमसे ये सबूत मांगती हैं कि आपके पास क्या है। जो हम इश्यूज़ जो पब्लिक डोमेन में डालते हैं, पब्लिक की वेलफेयर के लिए डालते हैं, उनकी नॉलेज के लिए डालते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो रिएक्ट किस तरह से करते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है। तो वो एजेंसीज़ जो हैं उस इशू पे जो है इंक्वायरी करने के बजाय जो है हमसे ही सबूत मांगती है और हमसे ये कहती हैं कि आप कंप्लेंट करें। तो क्या मैसेज रहेगा आपका उन एजेंसीज़ के लिए? देखिए डैंग साहब, आपके सवाल का मैं उन एजेंसीज़ को भी जवाब देना चाहता हूँ, और उनको बखूबी मालूम है। जहाँ पे एजेंसीज़ को एक्शन लेना होता है डैंग साहब, वहाँ पे मोतबर ज़राए से भी एक्शन लिया जा सकता है। आप देखिए, जो मेरी वीडियो है, जो सूचना मैं दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तमाम लोग ये हमारी सूचना सुन रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुन रहे हैं, ठीक है, उनके सुपरवाइजरी अफसर SPs SSPs सुन रहे हैं, उनके IGs सुन रहे हैं, ठीक है। मैं शेख शकील, मुझे वो कंप्लेनेंट तस्वर करें, वाई दे आर वेटिंग फॉर माई रिटन कंप्लेंट, ठीक है। आप जाइए, सर्च वारंट लीजिए, ठीक है, आप जॉइंट सरप्राइज चेक कीजिए जाके मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में, देखिए क्या ये IT सेल में अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और मेरी सूचना गलत है, आपने जो एक्शन लेना है मेरे खिलाफ लीजिए, लेकिन कार्रवाई करने के लिए आपको कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ डैंग साहब। और बहुत सारे स्कैम्स, क्या मैक्सिमम पुलिस रिलायबल इंफॉर्मेशन पे काम करती है, लेकिन यहाँ रिलायबल क्या, मैं तो नाम ले रहा हूँ, मैं तो पीरियड का जिक्र कर रहा हूँ, मैं तो पैसे बोल रहा हूँ, कितने पैसे निकले हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये लोग NHM से आए, डॉक्टर साहब के साथ आए, और डॉक्टर साहब के टेन्योर में इनकी सैलरीज कैसे बढ़ गई। और मुझे मालूम है डॉक्टर साहब ने फाइल का वर्क काम किया होगा, डॉक्टर साहब ने एक खूबसूरत नोट बनाया होगा, वो खूबसूरत नोट ऊपर जो मंत्री महोदय हैं उनके दस्तखत भी शायद कराए हों, ठीक है, और हो सकता है कि हेल्थ सेक्रेटरी के भी दस्तखत हुए होंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप कानून को इस तरह बाईपास कर सकते हैं कि एक ही रियासत पे एक कैटेगरी का मुलाजिम 10,000 रुपये ले
और उसी कैटेगरी का मुलाजम एक कारपोरेशन में 70,000 रुपये लिए, ठीक है। तो क्या ये सरकार के ख़जाने को चूना नहीं है? और जो आपका सवाल आपने पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। डैंग साहब, एक्शन करने के लिए से कहते हैं ना, कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जिस तरह हमारी हाई कोर्ट अगर किसी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है और वो टच करती है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एलिमेंट हो, तो आपने देखा होगा, पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, हाई कोर्ट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। आपको याद होगा, यहाँ सिटी चौक में हमारी बच्चियों का स्कूल बंद करने लगे थे और टाइम्स नो की स्टोरी के ऊपर उन बच्चियों के प्रोटेस्ट जो उन बच्चियों ने घंटाघर सिटी चौक के बाहर किया, उसको उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे हमारी हाई कोर्ट के, उन्होंने उसको सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट किया। बहुत सारे मामला थे। तो ये जो मामला हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, जो मैं सामने ला रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस कारपोरेशन का ऑडिट पूरी इसकी ओवरहालिंग की ज़रूरत है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को अपना घर बना लें, जब आप एक इंस्टीट्यूशन को अपनी जायदाद बना लें और आपकी गलत जो काम है आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें इनडायरेक्टली, राइट लेफ्ट जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपके साथ है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने अपने आप को इंडिस्पेंसेबल जब बना दिया। लेकिन इन चीज़ों के भी जवाब दीजिए जम्मू कश्मीर की आवाम को। पीपल वांट एन आंसर, ठीक है। लेकिन ये जो तल्ख सवाल हैं डैंग साहब, इन सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तभी मैंने आपको ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी है कि एकदम क्या हो गया कि मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के खिलाफ बातें क्यों होना शुरू हुई। बेसिस क्या था इसका? बेसिस था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, बिल्कुल, जिसने जिसने सबके पोल खोल दिए जिसे कहते हैं, जिसने तमाम अपराइट और सो कॉल्ड ऑनेस्ट लोगों के पोल खोल दिए जिसे कहते हैं। डैंग साहब, मैं वही चीज़ तो आप कह रहा हूँ। मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो शख्स जहाँ अपनी पोजीशन पोस्टिंग डिज़र्व करता, आप उससे वहाँ पे काम लीजिए। मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, तो मैं कचहरी में अच्छा लगता हूँ, ठीक है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पे नहीं अच्छा लगता, इसे कहते हैं। वहाँ रूल्स के मुताबिक या एक आईएएस अफसर बैठना चाहिए या कोई सीनियर केएस अफसर बैठना चाहिए। तो यही बात, इतना सा मुद्दा है मेरा डैंग साहब कि जम्मू कश्मीर की जनता को ज़रा मैं अवगत कराऊं कि ये जो वो एक गाना आया था ना, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। तो मेरा ये कहने का मतलब ये आईटी सेल क्या है, ये आईटी सेल क्या है, ये आईटी सेल क्या है, ज़रा मालूम हो कि ये आईटी सेल क्या है और ये कितना चूना जो है सरकार के ख़जाने को लगा चुका है। शुक्रिया सर, मुझसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए आप न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए शाहनवाज के साथ।